हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे कि पार्टनर रिटायर कैसे होता है, क्यों होता है, और रिटायरमेंट जब उसका हो जाता है तो अकाउंटिंग पर इसका रिटायरमेंट के पहले क्या फ़र्क पड़ेगा, रिटायरमेंट के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, और इन बिटवीन रिटायरमेंट के दौरान कौन कौन सी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को शायद शेयर करिएगा यदि ये आपको वीडियो काम की लगती है तो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ टॉपिक से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई पार्टनर अपनी फर्म को छोड़कर जाना चाहता है या फिर अपनी ड्यूटी से वो ऑफ होना चाहता है, वो नहीं चाहता कि अब मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूं, इसी को बोलते हैं क्या? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई थी, जितनी लाइबिलिटीज उसको दी गई थी, वो पूरी लाइबिलिटीज को वो अदा करता है, और उसके हिस्से में यदि कोई एसेट्स आती भी है तो वो उसको लेकर भी जाता है, और वो अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी का सेटलमेंट करके जाता है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपके पास तीन तरीके हैं जिस तरीके से पार्टनर रिटायर हो सकता है। अब आप कॉमन सी बात है, आप इसको सेक्शन पर मत जाइए। पहली चीज, आप कॉमन चीज सोचिए ना कि यदि आप पार्टनरशिप में हैं और यदि आप बिजनेस को छोड़ना चाहते हो तो कैसे छोड़ सकते हैं। पहला, मेरी खुद की इच्छा है कि मैं अपना बिजनेस छोड़ दूं। सेकंड, सारे पार्टनर चाहते हैं कि मैं बिजनेस को छोड़ दूं। तीसरा, सारे पार्टनर नहीं चाहते, ना मैं चाहता, लेकिन जब भी मैंने एडमिशन लिया था तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दूंगा। तो यदि वो कॉन्ट्रैक्ट में वो बात लिखी है तब भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप से रिटायर हो जाएगा। तो देखिए, वही लिखा हुआ है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। मतलब सारे पार्टनर्स कहें कि अब आप पार्टनरशिप छोड़ दीजिए। तीसरा है, where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partner of his intention to retire। मतलब जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो नोटिस दे देता है कि भाई अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। अब रिटायर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि यदि आपने, ये देखिए, मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, और जेड चाहता है कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूं, तो ये नोटिस एक्स और वाई को तो देगा ही देगा, लेकिन एक्स और वाई को नोटिस देने के बाद इसको एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ता है अपने रिटायरमेंट का, कि मैं पब्लिक नोटिस मतलब जनता को ये बताना पड़ता है कि अब मैं इस पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा हूं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद यदि कोई प्रॉब्लम फर्म में आती है तो वो पार्टनर उसको रिस्पॉन्सिबल ना माना जाए, किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ना माना जाए। ठीक है ना? अब क्या रिटायरमेंट सिर्फ एक जन हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। एक से ज्यादा लोग भी एक साथ किसी फर्म में रिटायर हो सकते हैं। ठीक है ना? अब एक चीज और, मैंने अभी आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी क्या बात बोली है कि जब भी पार्टनर जाएगा तो वो अपनी ड्यूटी से कंप्लीटली ऑफ तब तक नहीं होगा जब तक कि वो एक क्या ना दे दे, एक पब्लिक नोटिस ना जारी कर दे, तब तक वो अपनी ड्यूटी से ऑफ नहीं हो सकता। ही हैव टू बी एक्ट ऑन द ऑल दी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना? तो इसके बाद जब यदि पार्टनर चला जाता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट, या फिर उसने जाने की तैयारी कर ही ली है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं जो हमको करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैंने ये एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लीजिए चार लोग किसी चीज को शेयर कर रहे थे, तो दैट इज 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। इनका नाम ले लेते हैं अपन, ए, बी, सी एंड डी। तो मान लीजिए ए बी सी डी चार पार्टनर थे और डी चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, तो डी अपना शेयर छोड़कर जाएगा किसके पास? ए, बी एंड सी के पास। तो इसीलिए हमको
फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं हम चीज, देखिए ये तो हर कोई बता देगा कि ये निकालना है वो निकालना है, ये सब एडजस्टमेंट, बट वाई दे आर वेरी नेसेसरी, इनको जरूरी क्यों है कैलकुलेट करना, है ना। तो ये देखिए जब डी अपना शेयर छोड़कर जाएगा तो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा, इसलिए हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और डी का जो शेयर है वो कौन लेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमको कैलकुलेट करना है पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको कैलकुलेट करना पड़ता है गुडविल। देखिए अब जब ए बी सी डी ये चारों पार्टनर, देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, मान लीजिए आपके ए बी सी डी चारों पार्टनर जब ये बिजनेस कर रहे थे तो इन चारों ने मिलके बिजनेस की गुडविल को बढ़ाया होगा, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चारों ने मिलके बनाया होगा, किसने, ए बी सी एंड डी। जब चारों लोगों ने बिजनेस बनाया है तो डी अपनी गुडविल लेकर जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, जब तक डी फर्म में था उसने प्रॉफिट भी कमाया होगा, उसने रिजर्व भी बनाए होंगे, तो उसका हिस्सा अभी फर्म में है, तो वो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेकर जाएगा। लॉस थे तो वो भर के जाएगा, और यदि रिजर्व थे तो वो लेकर जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद पार्टनर के जाने के बाद हमको करना है, सॉरी इसके जाने के पहले हमको करना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए ये जो सारी चीजें हो रही हैं ना, ये पार्टनर्स के जाने के पहले की बातें हो रही हैं, पार्टनर के जाने के पहले, है ना। मतलब हम ऐसा जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि पार्टनर चला जाएगा तो ये चीजें हमको करनी है। इसके बाद हमको करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। व्हाई, बिकॉज जब हमारा डी, देखिए यहाँ पर डी पे मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, डी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डी को अपन ने एक पुराना पार्टनर वो पार्टनर पकड़ लिया है जो रिटायर हो रहा है, ये डी पोर्शन। तो यदि जब भी डी एडमिट हुआ होगा तो उस टाइम पर एसेट्स की वैल्यू कुछ और रही होंगी, और आज की डेट में एसेट्स की वैल्यू कुछ अलग चल रही होंगी, कोई एसेट्स कम हो गई होंगी, कोई एसेट्स ज़्यादा हो गई होंगी। तो इन बिटवीन जब पार्टनर रहा तो एसेट्स में क्या चेंजेस आए, मतलब क्या एप्रिसिएशन हुआ, क्या डेप्रिसिएशन हुआ, लायबिलिटी कितनी बढ़ गई कितनी घट गई, उन सब के लिए हमको करना पड़ता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और इसके बाद हमको ये भी निकालना पड़ता है, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा है, मेरी गलती है, लेकिन मैं आपको पांचवा छठवां पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पर हमको एक और कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। भैया जब पार्टनर आया था ना डी, तो वो कैपिटल लेकर आया होगा, अब जाएगा भी तो अपनी कैपिटल वो लेकर जाएगा, ठीक है ना। मतलब समझ में आ रहा है ना बात, कैपिटल जो जो चीजें वो लाया था ना वो लेकर जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट उसने करवाया वापस लेकर जाएगा, यदि उससे लॉस हो गया है तो वो लॉस फर्म को लौटा के भी जाएगा कि भाई मेरी वजह से लॉस हुआ है तो आप पैसे लो। लास्ट में आता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर लास्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमको किस तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। सो दीज आर द सम एडजस्टमेंट जो हमको पढ़ने हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। एक एक स्टेप को, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, इन सारे स्टेप्स को हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप में हम उनको पढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलता रहेगा कि आगे हमको कौन कौन से स्टेप करने हैं और कैसे कैसे स्टेप करने हैं, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है। आप सभी को ये वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही आपको नई वीडियो आपको दिखे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अगली इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।